Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to another video. My name is Mohammad Munib and you are watching Maths World YouTube channel. Students, आज हम एक्सरसाइज 3.1 10th क्लास की स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि स्टोरी सम के अंदर किस तरीके से पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको हम ग्राफिकली किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक बात जहन में होनी चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस में ये स्टोरी सम के अंदर ये इसका मेन पॉइंट है कि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखें, अब कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है, क्या बताता है? 7 years ago के 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब क्या बता रहा है? आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले मैं उतना था, मेरी एज उतनी थी कि जितनी आपकी थी ना उससे 7 times मेरी थी। मतलब कि अगर आपकी 1 साल थी तो मेरी कितनी थी? 7 साल थी। मतलब आपकी एज से मैं 7 times ज़्यादा थी मेरी एज। आफ्ताब क्या कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, मेरी एज 7 गुना थी। 7 times एज ओल्ड, मेरी जो एज थी वो 7 times थी, 7 गुना थी मतलब आपकी एज से। एज यू वर देन, के उस वक़्त जब आप जितनी थी, अपनी बेटी को बता रहा है कि उस वक़्त जब आप जितनी थी मेरी एज आपसे कितनी ज़्यादा थी? 7 गुना ज़्यादा थी। अब आगे कहता है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, के 3 सालों बाद, अब से नाउ की बात कर रहा है। कहता है नाउ 3 years फ्रॉम, के अब से 3 सालों बाद, आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना ज़्यादा हूँगा, एज ओल्ड, बूढ़ा कह लें या फिर एजड कह लें, एज यू विल बी, कि जितनी आप होंगी। मतलब क्या अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले तो आपकी जितनी एज थी मेरी एज आपकी एज से 7 गुना ज़्यादा थी 7 साल पहले आज से, और आने वाले 3 सालों के अंदर मेरी एज 3 गुना होगी ज़्यादा, एज यू विल बी, के जितनी आपकी एज होगी। अब कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो स्टेटमेंट की आप लोगों को समझ आइए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ही मेन चीज़ है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो आप इजीली सॉल्यूशन कर सकेंगे। अब देखिए, इसमें जो मेन फोकस कर रहा है वो अपनी एज और अपनी बेटी की एज को आज के पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है कि मौजूदा हाल, प्रेजेंट की लिहाज से वो बात कर रहा है कि प्रेजेंट से पीछे कितनी एज थी, कि 7 साल पहले, वो एक सिनेरियो दे दिया, और प्रेजेंट के बाद 3 साल वाला एक सिनेरियो दे रहा है। तो ये दोनों जो कंडीशंस लगा रहा है वो प्रेजेंट एज के लिहाज से लगा रहा है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। सपोज कर लेते हैं, या फिर आप लेट कर लें कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने एक्स लेट कर ली, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी बेटी की जो एज है वो हमने वाई लेट कर ली। क्योंकि हमें प्रेजेंट एज का तो नहीं ना पता स्टूडेंट्स, तो हमने प्रेजेंट एज को क्या कर लिया? लेट कर लिया। आफ्ताब की एज को प्रेजेंट लेट कर लिया कि अब मौजूदा एक्स है, और हमने उसकी बेटी की एज को क्या लेट कर लिया? वाई है। अब हमने इस प्रेजेंट एज से हमने अपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि सॉल्यूशन में जो 2 बातें बता रहा है, क्या 2 कंडीशंस दे रहा है? पहली कंडीशन दे रहा है कि 7 साल पहले वाली, दूसरी कंडीशन दे रहा है 3 साल के बाद। तो दोनों कंडीशंस के अंदर हमने इस प्रेजेंट एज को हमने क्या करना है? यूटिलाइज करना है। अब देखें, जाहिर सी बात है, जो अगर प्रेजेंट एज है तो 7 साल पहले कितनी होगी? इस प्रेजेंट एज से 7 साल कम होगी ना स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे कि बिफोर 7 years, बिफोर 7 years, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो स्टूडेंट्स कितनी होगी? आफ्ताब एज कितनी होगी? x - 7। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वो कहता है कि x तो मैं प्रेजेंट पे हूं, हमने खुद सपोज कर लिया कि प्रेजेंट एज क्या है उसकी? x है। तो 7 साल पहले
कितनी होगी, 7 साल माइनस कर दें। जैसे अगर अब आपकी एज 14 साल है तो 7 ईयर्स आप उसमें से माइनस कर दें तो 7 साल पहले आपकी कितनी थी, 7 साल थी। तो अब प्रेजेंट एज हमने आफ्ताब की लेफ्ट की हुई है x, तो हम कहते हैं कि बिफोर 7 ईयर, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x माइनस 7, यानी उसमें से 7 साल माइनस कर दिए। सिमिलरली उसकी जो डॉटर की एज होगी वो हम क्या लिखेंगे कि बिफोर 7 ईयर्स हिज डॉटर एज, हिज डॉटर्स एज, उसकी बेटी की एज कितनी, हमने प्रेजेंट उसकी बेटी की क्या एज सपोज की हुई है, y सपोज की हुई है। तो 7 साल पहले फिर स्टूडेंट्स कितनी एज हो जाएगी उसकी बेटी की, y माइनस 7 एज हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। ओके होगा स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हमारे पास हम पहली कंडीशन को यूज करने जा रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है, कहता है कि ये कंडीशन है कि I was 7 times as old as you were then, कि मैं 7 साल पहले कितना था, मेरी एज कितनी थी, मेरी एज थी 7 साल पहले आपकी एज से 7 गुना। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि 1 का 2 गुना, 2 का 3 गुना, तो वो क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है बेसिकली। जब यहां पे याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी मैथ में वर्ड आएगा ना टाइम्स का, कि 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, इसका मतलब होगा कि आपने क्या करना है, आपने उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ओके हो गया। अब जरा हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, के 7 ईयर्स हो, आई से क्या मुराद है यहाँ पे, आफ्ताब की एज। तो आफ्ताब की एज जो होगी, आफ्ताब्स एज वो कितनी होगी, 7 टाइम्स होगी। इसीलिए मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, 7 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसकी एज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी डॉटर की एज को, डॉटर्स एज। अब ये क्या कह रहा है, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले की ये बात बता रहा है। तो पहले कंडीशन हम यहाँ आफ्ताब एज 7 साल की पहले वाली ले रहे हैं, आफ्ताब्स एज बिफोर 7 ईयर, इससे पीछे बेशक आप लिख लें बिफोर 7 ईयर्स, और यहां पर भी डॉटर्स एज बिफोर 7 ईयर लिख लें, बिफोर 7 ईयर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बनेगा, आफ्ताब की एज कितनी थी 7 साल पहले, x माइनस 7 थी, आप यहां पे क्या लिख दें, x माइनस 7, और ये 7 एज इट इज आ जाएगा। अब डॉटर्स की एज कितनी थी, डॉटर्स की एज देखें y माइनस 7, उसकी बेटी की जो एज है वो कितनी है, y माइनस 7। तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, x माइनस 7 इज इक्वल टू, इस 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 7y माइनस 7 7 49। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो x माइनस का 7y इधर, प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y हो जाएगा आपके पास। ये माइनस 7 पहले से है, ये माइनस का 49 इधर आके प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 7y, 49 में से 7 माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है, 42। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई, जो कि आपके पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब वो ये हमने पहली कंडीशन से निकाली है स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या आपको बता रहा था कि आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 सालों बाद, 3 सालों बाद की कंडीशन अब दे रहा है। तो अब 3 सालों बाद की कंडीशन क्या कह रहा है, कहता है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी, मैं 3 सालों बाद आपसे कितना होऊंगा, इतना होगा कि जितनी आपकी एज होगी उससे भी 3 टाइम्स होगा। ओके होगा स्टूडेंट। अब हमने यहां पे क्या करना है, 3 ईयर्स लेटर की कंडीशन लगानी है। यहां पे पहले हमने x माइनस 7 वाली लगाई, 7 साल पहले वाली। अब जो हम कंडीशन लगाएंगे तो अब हम क्या लगाएंगे, 3 सालों बाद वाली। तो अब आप यहां पे क्या लिखें कि आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों बाद जो आपके पास आफ्ताब की एज होगी स्टूडेंट्स, देखें वो क्या बनेगी आपके पास, आफ्ताब्स एज, ये हेडिंग दे लेते हैं चलें। तो आफ्ताब्स एज कितनी बनेगी 3 सालों बाद, x प्लस 3। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेजेंट तो x है ना, प्रेजेंट अगर मौजूदा एज x है तो 3 सालों बाद उसमें 3 साल ऐड कर दें तो x प्लस 3 बन जाएगी। इसी तरीके से प्रेजेंट डॉटर की क्या थी, y थी, तो प्रेजेंट के बाद अगर 3 साल ऐड कर दें तो फिर आपके पास जो डॉटर की एज बनेगी वो कितनी बनेगी, वो y प्लस 3 बन जाएगी। ओके होगा स्टूडेंट्स। अब वो कहता है कि सेकंड कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू
सेकंड कंडीशन के स्टूडेंट्स मुताबिक क्या बनता है आपके पास कि आफताब की जो एज है, आफताब्स एज वो 3 टाइम्स है अब उसकी डॉटर की एज के, तो 3 टाइम्स डॉटर्स एज। तो आफताब की एज कितनी 3 सालों बाद स्टूडेंट्स, x+3, और उसकी डॉटर की एज कितनी, ये 3 एज इट इज, डॉटर की एज 3 सालों बाद कितनी है, y+3। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी, यहां तक कोई मसला तो नहीं। अब देखें, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3y और 3 3 9, तो ये आपके पास क्या आ गया 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो हम इस x वाली एक तरफ, ये y वाली इधर ले आए, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, ये +3 प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 = 0। तो यहां से आपके पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आएगी वो निकलेगी x - 3y - 9 + 3 माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 = 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड अलजेब्राइक इक्वेशन। ओके होगा स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमारा ये सॉल्यूशन इसका हो गया कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली। हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 में अलजेब्रिकली क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ओके होगा स्टूडेंट, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद कहता है कि आप इसको क्या करें, ग्राफिकली एक्सप्रेस करें। ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ग्राफ का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, तो हम इजीली हम इसको ग्राफ के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके होगा स्टूडेंट्स, चलें तो आप ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 2 इक्वेशंस बनी वो क्या बनी, अब हमने क्या करना है, बारी बारी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट करना है, इस इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट करना है, और हम देखेंगे कि कहां पर वो जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखें, पहले एक बात याद रखें कि ये जो इक्वेशन बनी x - 7y + 42, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x एंड y, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन के लिए जरूरी है कि पूरी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम जो डिग्री है इक्वेशन की वो क्या हो, 1 हो। तो देखें यहाँ x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है। तो इसका अब मैं बात बताना चाह रहा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, याद रखें स्टूडेंट्स, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, यूं हो सकती है, यूं हो सकती है, यूं हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसका सॉल्यूशन को हमने फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहां पर इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा होगा, कट कर रहा होगा, वो इन दोनों इक्वेशंस का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो चलें तो इसको ड्रॉ करते हैं। साथ में टेबल बना लेता हूं और साथ ही यहां पर इसका ये ग्राफ भी प्लॉट करता हूं। देखिए जरा, मैं साथ इसका x - 7y + 42 = 0, मैं यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मतलब निकालूंगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि x + 42 मैंने यहीं पे रख लिया और 7y उधर ले गए। अब इस 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x + 42 / 7 विच इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास y का क्या निकल आया, वैल्यू निकल आई। तो अब आप एक टेबल बना लें x और y की फॉर्म में कि जब आप x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास y का आंसर निकल आए। वो y का किस तरह निकलेगा, x + 42 / 7 करके। आप इसको x इन टर्म्स ऑफ y भी बना सकते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x भी बना सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन आमतौर पर जो फंक्शन बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो y = f(x) की फॉर्म में बनाया जाता है। और x यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आती है। तो अब हमने क्या किया, हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया। ओके, अब हम रैंडमली अपने पास से कोई सी वैल्यूज पुट करेंगे और हम देखेंगे कि इसके क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं और फिर हम उन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। अगर मैं x की जगह 0 लगाऊं स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पे 0 + 42 42 डिवाइडेड बाई 7 6, तो ये y का क्या आंसर निकला है, 6 निकला है। अगर मैं लगाता हूं 1, तो देखें 1 अगर मैं लगाऊं तो यहां पे 42 + 1 43 43 डिवाइडेड बाई
7, तो तकरीबन ये 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। अगर मैं लगाता हूँ -1 तो फिर क्या बनेगा, 42 में से -1 जो 1 माइनस करेंगे तो 41 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 6 से कुछ नीचे चला जाएगा। तो आपने ऐसी वैल्यूज़ ले लेनी है जिसका आपको बाकायदा मतलब पॉइंट में आंसर ना आ रहा हो, पॉइंट में भी आ जाता भी इशू कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसी वैल्यूज़ ले लें कि जो आंसर पॉइंट में ना दे। तो देखें अगर मैं 7 लगाता हूँ यहाँ पे, x की जगह मैं क्या लगाता हूँ 7, तो यहाँ क्या बनेगा 7 + 42 डिवाइडेड बाई 7, तो 42 और 7 कितने होते हैं 49, तो 49 डिवाइडेड बाई 7 वो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर। तो देखें 7 लगाने से आपका आंसर भी क्या निकल आया 7 निकल आया। ओके हो गया। अगर मैं माइनस का 7 लगाता हूँ देखें, तो यहाँ पे माइनस का 7 और 42 लगाएं ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा 35 बन जाएगा। तो 7 5 = 35, तो आंसर क्या निकल आएगा इसका 5 निकल आएगा। तो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आप पॉइंट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपको ग्राफ के ऊपर बाकायदा जो है वो स्केल फिट करना पड़ेगा कि हमने जो 1 यूनिट लिया है वो कितने के इक्वल लिया है, कितने सेंटीमीटर के, कितने ईयर्स के, जो भी आप कह सके। ठीक हो गया। अब मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। देखें यहाँ पे ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये ओरिजिन है इसका, ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ -x एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, इस तरफ y एक्सिस और इस तरफ -y एक्सिस। अब देखें आपने क्या करना है, x यहाँ पर भी आप पहले रैंडमली वैल्यूज़ लिख लें। देखिए मैक्सिमम x की कहाँ तक जा रही है 7 तक जा रही है, तो इधर भी 7 तक लिख लें, इधर भी -7 तक लिख लें। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, सेम तरीके से ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। ओके, अब इसमें देखें y का आंसर कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 7 तक जा रहा है, तो आप क्या करें 7 तक लिख लें, इसकी भी 1 2 3 4 5 6 7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जब x 0 था तो y के आंसर दे रहा था 6 दे रहा था, यानी x एक्सिस पे 0 यहाँ पे और y पे 6, तो ये आपके पास आंसर आएगा। मतलब ये देखें ये y एक्सिस पे 6, ये बात समझ आई स्टूडेंट्स। x एक्सिस देखें यूं है, x एक्सिस किस तरह है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में x आगे बढ़ेगा और पीछे कम होगा, तो मिड में क्या है 0, तो x 0 यहाँ पे था। अब y एक्सिस कितना लेना है 6 लेना है, तो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन पे देखें 6 कहाँ पे आ रहा है यहाँ, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट बना वो ये वाला पॉइंट बना, एक पॉइंट। ओके हो गया। अब x आप क्या लें 7 लें और y भी आपका क्या आ रहा है 7 आ रहा है। देखें x 7 कहाँ पे है, इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये 7 और y का जवाब क्या आ रहा है y का भी 7 आ रहा है। तो देखें ये 7 और y का 7, ये तो ये 7 है, तो आप यूं करके एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर लें यूं करके, और ये 7 कहाँ पे y का 7 ये, तो y के 7 पे आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूं करके रफ सी ड्रॉ कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स ये दोनों कहाँ मिल रही मीट कर रही हैं, ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये इसका क्या आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब x -7 लें और y 5 लिखें। देखें x -7 ये, और इस -7 के ऊपर यूं लाइन ड्रॉ कर दें आप, और y क्या है 5 है, y 5 के ऊपर आप यूं लाइन ड्रॉ कर दें। ये देखें स्टूडेंट्स, तो अच्छा याद पता क्या रखना है आपने, याद रखना है अगर x = समथिंग है तो आप y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर y = समथिंग है तो आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके पीछे भी बाकायदा लॉजिक है, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको समझाने अपने मेन टॉपिक की तरफ रह रहा हूँ। देखें तो हमने क्या था, जब x -7 था तो हमने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और जब y 5 आया y 5 तो हमने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ओके हो गया। तो अब देखें कहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, ये यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इन तीनों से आपको जो 3 पॉइंट्स मिले वो कौन से हैं, एक ये है एक ये है, एक ये, इन तीनों को आपस में मिला दें तो आपका ये लाइन बन जाएगी। अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं स्टूडेंट्स तो देखें ये तो ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक लाइन बन गई। देखें ज़रा, उसके बाद आप बेशक इनको रेस कर दें, ये लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाएंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, एक लाइन बन गई अलजेब्रिकली। कौन सी लाइन बनी है स्टूडेंट, जिसको हमने सॉल्व किया इक्वेशन 1 की है, ये इक्वेशन 1 की हमारे पास लाइन आ गई, इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें, x -3y -6 = 0। हमने इसमें भी y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x -6 = 3y।
अब ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा इधर आके, क्यों? क्योंकि माइनस का 3y था, उधर जाके प्लस हो गया और 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये y का आंसर आपके पास निकल आएगा। अब देखें इसको भी हम अगर एक टेबल की शक्ल में बना लें वैल्यूज़ ग्राफ बनाने के लिए, तो x और y की जगह पे आप क्या लिखेंगे? x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें रैंडमली ना अपने पास से वैल्यूज पुट करूंगा, आपने भी रैंडमली कर लेनी है, जरूरी नहीं है कि यही वाली पुट करें जो मैंने पुट की है, आपका जो दिल करता है आप करके चेक कर सकते हैं। तो देखें मैं पहले x की जगह 0 लगाता हूं, अगर मैं 0 लगाऊं यहाँ पे x की जगह 0, तो 0 माइनस 6 तो डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 2। तो ये आ गया y का माइनस का 2। अगर मैं 1 लगाता हूं, देखें 1 लगाऊंगा तो फिर वही बात, माइनस 6 और प्लस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा, तो मैं 1 नहीं लगा रहा क्योंकि वो आंसर डेसिमल में दे देगा, तो डेसिमल मुझे बनाना मुश्किल हो जाना, मैं इजी काम कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं 3 लगा देता हूं x की जगह। अगर मैं 3 लगाता हूं, देखें ये मैंने 3 लगाया, तो 3 माइनस 6 की, ये देखें ज़रा, तो 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास क्या आ गया? माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, तो ये क्या आंसर आ गया? -1। तो y का जवाब आपके पास इसका क्या निकल आया? -1। तो ये -1। अब मैं अगर माइनस का 3 लगाता हूँ स्टूडेंट्स, देखें तो यहाँ पे माइनस का 3 लगाएं, -3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 और 6 माइनस का 9, तो -9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, तो माइनस का 3। तो अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ईजिली। देखें जब x 0 था तो y का क्या जवाब आ रहा था? -2। x 0 ये है, y का जवाब -2 ये नीचे ये, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन गया। अब x 3 था, y का क्या जवाब आ रहा था? -1। x 3 स्टूडेंट्स, ये 3 मतलब मैंने एक ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यूं करके, और y का जवाब क्या आ रहा होगा? -1 आ रहा होगा। y देखना है -1 कहाँ पे है? ये है -1, तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन यूं करके ड्रॉ कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या बन रहा है? एक दूसरा पॉइंट बन गया। अब देखिए तीसरा, जब x का जवाब क्या लगाया? -3 लगाया, तो y का जवाब भी क्या आया? -3 आया। x -3 कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये है, तो आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, और y का जवाब क्या आ रहा है? -3, तो आप एक ये लाइन ड्रॉ कर दें -3 पे यूं पैरेलल करके, तो ये आपकी लाइन आ गई। अब देखें तो ये आपस में कहाँ मिल रही हैं? यहाँ मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो है, ये यहाँ पर आपके पास ये 3 पॉइंट्स आपके क्या बन गए? ये इसका 3 पॉइंट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देता हूँ? मिला देता हूँ। जब मैं स्टूडेंट्स तीनों पॉइंट को आपस में मिलाऊंगा, तो देखें ये मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी है, ये आगे जाकर क्या हो रही हैं? तंग हो रही हैं, ये आगे जाकर आपस में मीट करेंगी किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि कहाँ पर मीट करती हैं। अगर ग्राफ से नहीं आपको पता लग रहा, तो वैसे तो ये आपका ग्राफिकली जब आगे जाके मीट करेंगी तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर ग्राफिकली आपको नहीं यहाँ पे, चूंकि मैंने तो ये बनाया एक रफ सा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब वो ग्राफ पेपर नहीं है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बना के आपको दिखाता, सिर्फ मेथड समझाना था। तो अगर आपने देखना है कि किस पॉइंट पर आगे जाके मीट करेंगी, तो आप इन इक्वेशंस को बाकायदा सॉल्व कर लें। एक दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किन पॉइंट्स के ऊपर आप आगे जाके ये मीट करती हैं। तो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 और 2 है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो x कैंसिल हो जाएगा। देखें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोगों को पता है साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4y, साइन बढ़ रही वैल्यू वाला माइनस का 4, और 42 एंड 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 48। तो ये आ गया, और इधर से 48 इधर ही रहने दें, ये 4y इधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड कर दें, तो ये 48 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। तो y इज इक्वल टू क्या निकल आया स्टूडेंट्स? 12 निकल आया। इस y इज इक्वल टू 12 को इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखें x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। इसमें मैं y की जगह 12 लगा देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा x 12 3s are 36 और माइनस 6 ये कितना हो जाएगा? 42। तो ये उधर जाके माइनस का 42 क्या हो जाएगा? प्लस का 42। x इज इक्वल टू प्लस का 42। तो देखें ये x और y 42 x 42। अब ये कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स? देखें ग्राफ में ये 42 इतना आगे जाके बनेगा, आपको ये ग्राफ इतना बड़ा करना पड़ेगा, या और ये आगे इसी तरीके से। तो x 42 मतलब यहाँ आप लाइनें बढ़ाते जाएं तो ये आगे चली जाएगी, यहाँ पे कहीं पे जाके 42 आएगा। और इसी तरह y कितना होगा? 12 कहीं पे जाके
तो 12 ऊपर जाके ये 8 9 10, तो ये कहीं जाके आगे यूं करके जाके ये 12 जहाँ पे मिलेंगी ये दोनों, तो वहाँ पे y 12 बन रहा होगा और x क्या बन रहा होगा 42। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है या इससे आपका नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बासानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।